नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे झारखंड के सरकारी आईटीआई में अनुदेशक बहाली के नियमावली को लेकर। पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि झारखंड में बहुत जल्द 750 पदों पे इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति होगी। उसको लेकर जो सिलेबस है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो सीआईटीएस किए हुए अभ्यर्थी है, क्या उनको यहाँ पे वेटेज है, क्या उनको यहाँ पे मौका मिलेगा, या किसी अलग तरह के यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिलेबस के पूरे पैटर्न को देखेंगे, सिलेबस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि पूरे भारत के लगभग सभी राज्यों में अनुदेशक की पदें खाली है और 2021 में संभावित है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अनुदेशक बहाली हो सकती है। तो उसके लेकर क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयारी में लगे हैं, या 2021 में आईटीआई क्वालिफिकेशन में बहुत सारा बहाली आने वाली है, तो क्या आप तैयार है कि नहीं है। आप स्टडी करते रहिए और अपने आप को इंप्रूव कीजिए। अगर आप खुद से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या पढ़ना है, तो आप मेरा मदद के लिए इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इजी वे कोचिंग में 18 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो मैं डेफिनेटली ये वादा कर सकता हूं कि आपको नौकरी में 100% मैं सहयोग कर पाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे अनुदेशक बहाली को लेकर जो नियमावली आपके सामने मैं ओपन किया हूं, इस नियमावली को झारखंड सरकार के द्वारा दिनांक 1/1/2021 मतलब 1 जनवरी 2021 को प्रकाशित किया गया है। और इस नियमावली में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पे देख सकते हैं कि इससे पहले जो नियमावली बनाई गई थी वो 2008 में बनाई गई थी और उसके बाद ये सीधे डायरेक्ट 2020 में नियमावली को संशोधित करके बनाई गई है। और इस नियमावली को नियमावली 2020 कहा जाएगा। अनुदेशक बहाली नियमावली 2020 इसे कहा जाएगा। इसमें बहुत सारे टर्म कंडीशन दिए गए हैं। और सबसे पहले हम आरक्षण की बात करेंगे यहाँ पे कि अदर राज्यों के बच्चे, तो दूसरे राज्यों के बच्चे क्या इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि झारखंड राज्य के अति पिछड़ा SC ST या EWS वाले, मतलब जो भी आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, उनको आरक्षण मिलेगा, लेकिन उनका जो निवास स्थान झारखंड होना चाहिए। मतलब झारखंड के अस्थायी निवासियों को आरक्षण की सुविधा मिलेगी। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है जिससे दूसरे राज्य के बच्चों को मौका नहीं दिया जाएगा, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपको पास मौका है, इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। अंतिम पेज पे देखेंगे आप यहाँ पे कि अनुसूची दी गई है। अनुसूची में ये जिक्र किया गया है क्वालिफिकेशन का। तो अनुदेशक बहाली जो झारखंड में होने वाली है, उसमें इंस्ट्रक्टर को प्रशिक्षण अधिकारी, ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाएगा। मतलब झारखंड राज्य में इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाता है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे देख सकते हैं, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे लिखा गया है। मतलब ये कहा गया है कि डीजीटी की तरफ से जो नियमावली, जो गाइडलाइन दिया गया है अनुदेशक बहाली को लेकर, उसी गाइडलाइन को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा शैक्षणिक योग्यता में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। अब हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे कि डीजीटी की तरफ से किस तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। आप यहाँ पे देखेंगे कि डीजीटी की तरफ से जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सीआईटीएस वालों को वेटेज है या नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट्स है जो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक में आपको 10वीं पास होना चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स से, और उसका 10+2 सिस्टम होना चाहिए। मतलब आप 10वीं पास किए हैं और 10वीं 10+2 वाला सिस्टम है। आप समझते हैं 10+2 मतलब 10वीं 12वीं, इसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। इस तरह का सिस्टम हो, उससे पास होना चाहिए। सारा पूरे देश में यही सिस्टम लागू है। अगर आप 10वीं पास है साइंस मैथ से, तो आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं इसके लिए। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले बीटेक के लिए, तो बीटेक के लिए आप यहाँ पर समझ लीजिए, बीटेक या बीई, ये दोनों लोग योग्य हैं। इनके प्लस में 1 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस CITS होना चाहिए। तो इसमें ये अप्लाई करेंगे।
जो डीजीटी का गाइडलाइन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है डिप्लोमा के लिए, तो डिप्लोमा वाले के लिए भी सेम कंडीशन है, डिप्लोमा प्लस में 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके बाद आपका CITS सर्टिफिकेट यहां भी आपको होना चाहिए, जो डीजीटी का गाइडलाइन है। इसके बाद नेक्स्ट है ITI के लिए, तो ITI के लिए भी सेम कंडीशन यही है कि आपका ITI होना चाहिए। इसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और CITS चाहिए। जो यहां पे लिखा गया उसके शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने बता दिया। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो बिहार का या अदर दूसरे राज्यों की हम बात करें, ये जो गाइडलाइन मैंने दिखाया था वो 2020 का है, और पहले इससे पहले भी डीजीटी की तरफ से बहुत सारा गाइडलाइन दिया गया है। 2014 में भी एक गाइडलाइन आया था जिसमें CITS को अनिवार्य किया गया था। तो इस तरह के गाइडलाइन हमेशा डीजीटी की तरफ से आते रहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार अपने यहां सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन निकालती है तो वो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर सकती है, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं है, वो अपने अनुसार वहां पे गाइडलाइन बना सकती है, यह लिखा गया है। तो यहां पे जो बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण महानिदेशालय मतलब डीजीटी का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाएगा। फॉलो तो ये लोग करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि CITS को 100% वेटेज दे देंगे। जैसे कि बिहार सरकार का देखेंगे तो CITS को 100% क्वालिफिकेशन नहीं माना गया है, केवल 30% अलग से वेटेज दिया है। कारण यह बताया है कि CITS करने वालों की संख्या बहुत कम है। तो यह सच्चाई है कि जो बीटेक डिप्लोमा वाले क्वालिफिकेशन वाले बच्चे हैं वो CITS बहुत कम किए हुए हैं। ITI पर तो खैर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेड है जहां पे CITS करने वालों की संख्या काफी कम है, तो ऐसे में वो सीटें रिक्त रह जाएगी। इसी वजह से वो लोग CITS को 100% कन्फर्म नहीं करते हैं। इसके अलावा हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सारे राज्यों में जो अभी तक की नियमावली है उसमें यही लिखा गया है कि CITS का वेटेज रहेगा, लेकिन 100% क्वालिफिकेशन नहीं रखा जाएगा। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि 100% CITS का क्वालिफिकेशन मान्य रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। और यह पता कैसे चलेगा, जब आप वहां पे जाके मिलिएगा इनके जो हेडक्वार्टर है रांची में, तब पता चलेगा। नहीं तो जब बहाली आएगी और उसमें जो क्वालिफिकेशन दिया रहेगा तब जाकर स्पष्ट होगा क्या CITS यहाँ पर कंपलसरी है कि नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि 100% करने पे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब बात करेंगे हम सीटों की संख्या के बारे में। जो डीजीटी का गाइडलाइन है उसमें सीटों की संख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो पद है, इसमें टोटल जो पद की संख्या है 750 है। टोटल पद की संख्या 750 है। तो वैसे में इसमें 2 से आप भाग कर लीजिए तो आधा जो 50% पद होगा 375 आ रहा है। मतलब 375 जो पद है वो ITI के रहेंगे, और इसके बाद जो 375 नेक्स्ट जो बच रहा है वो बीटेक डिप्लोमा के लिए रहेंगे। बीटेक और डिप्लोमा मतलब 50-50 रहेगा। 375 पे ITI CITS वाले अप्लाई करेंगे और 375 पे करेंगे बीटेक और डिप्लोमा वाले, दोनों जोड़ेंगे तो 750 आ जाएगा। इस तरह से पदों का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। बीटेक और डिप्लोमा वाले दोनों एक में नहीं भर सकते, जो डीजीटी का गाइडलाइन है, और पूरे राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में इस नियम को पालन किया जाता है। तो चलिए आइए समझिए, यहाँ पे जो बहाली होगी उसमें लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसे रहेंगे इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगा, स्पष्ट है। और लिखित परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होंगे, A, B और C। तीनों का अलग अलग एग्जाम होगा, एक साथ एग्जाम नहीं होगा। तीनों का सिलेबस अलग है। आप सबसे पहले आप देखिए पत्र 1 मतलब प्रश्न पत्र 1 के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रश्न पत्र 1 में आप देखेंगे यहाँ पे भाषा एवं सामान्य ज्ञान की चर्चा की गई है। तो इसमें जो कंडीशन दिया गया आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला है हिंदी भाषा ज्ञान, इसके लिए 25 प्रश्न होंगे। दूसरा है अंग्रेजी भाषा ज्ञान, इसके लिए 25 प्रश्न होंगे। इसके बाद सामान्य ज्ञान आएंगे। सामान्य ज्ञान में झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए 30 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान के लिए 10 प्रश्न होंगे। सामान्य गणित के लिए 10 प्रश्न होंगे।
मानसिक क्षमता जांच के लिए मतलब रीजनिंग के लिए 10 प्रश्न होंगे और कंप्यूटर ज्ञान के लिए 10 प्रश्न होंगे, टोटल 120 प्रश्न होंगे। और यहां पे सबसे अहम बात यह है कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। एक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का होगा और सही करने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे और गलत करने पे 1 नंबर काट लिए जाएंगे आपका। मतलब निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है कि 1 नंबर प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपका काट लिया जाएगा और सही करेंगे तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। यह प्रश्न पत्र 1 रहा। इसमें कंडीशन यह है कि इसमें पास करना अनिवार्य है। आप देखेंगे यहां पे इसमें बताया गया है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम मार्क्स होना चाहिए। आपको इस परीक्षा में 30% कम से कम नंबर लाना होगा। अगर नहीं लाएंगे तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ इसे मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। ऐसा ये पासिंग नहीं है, प्री नहीं है, ये इसको मेरिट लिस्ट में ऐड होगा इसका नंबर। लेकिन 30 नंबर से कम रहेगा तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अगर ज्यादा है तो आप दूसरे जो 2 और प्रश्न पत्र हैं उसके लिए आप एग्जाम देंगे और आपका जो नंबर आएगा वो मान्य होगा। अब चलिए नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो कैसा होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए यहां पे दूसरे नंबर का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें क्षेत्रीय जनजाति अन्य भाषा ज्ञान का आपका परीक्षा होगा, जिसमें आप चुन सकते हैं इन सारे जो नाम दिए गए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संथाली, बंगाल, मुंडारी, खगड़िया, उराव, कुरमाली, घोरठा, नागपुरी इत्यादि बहुत सारा संस्कृत उड़िया सब दिया हुआ है। इसमें से कोई एक भाषा का आप चुनाव करेंगे जिसका आप एग्जाम देना चाहेंगे। तो मैक्सिमम लोग हिंदी का ही करेंगे, हिंदी भाषी प्रदेश है तो हिंदी में आप हिंदी का ये परीक्षा होगा और इसमें संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और सारे प्रश्न 3 नंबर के होंगे। 100 नंबर का दूसरा पेपर होगा और ये बहुविकल्पीय होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होंगे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा गलत आंसर देने पे। ये रहा आपका दूसरा पेपर और तीसरा पत्र। इसके बाद हम तीसरे पेपर की बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। इसमें तकनीकी योग्यता का आधार माना गया है। पत्र 3 में तकनीकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें भी टोटल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी, टोटल 120 रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होंगे, मतलब 360 नंबर के ये प्रश्न पत्र होंगे। और इसमें भी गलत करने पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा निगेटिव मार्किंग के रूप में। अगर आप गलत करते हैं कोई प्रश्न तो उसके लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब यहां पे प्रश्न ये है कि जो टेक्निकल एग्जाम होंगे, जो तकनीकी योग्यता का जांच किया जाएगा परीक्षा लेकर, थर्ड पेपर जो होगा, क्या उसमें आईटीआई के लिए, डिप्लोमा के लिए और बीटेक के लिए सेम प्रश्न पत्र होंगे या अलग अलग होंगे? तो यहां पे स्पष्ट नहीं किया गया है। तो जहां तक मेरा समझ है डीजीटी का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आईटीआई के जो क्वालिफिकेशन वाले बच्चे होते हैं, इंस्ट्रक्टर बनते हैं, वो लैब इंस्ट्रक्टर बनते हैं और बीटेक डिप्लोमा वाले थ्योरी के इंस्ट्रक्टर बनते हैं, वो थ्योरी का क्लास लेते हैं। तो ऐसे में दोनों का प्रश्न पत्र अलग होगा, आईटीआई का अलग होगा और बीटेक डिप्लोमा का अलग होगा, लेकिन दोनों प्रश्न पत्रों का लेवल होगा आईटीआई। मतलब आईटीआई के ही किताब से, सिलेबस से प्रश्न आएंगे, एनसीईआरटी का ही सिलेबस को फॉलो किया जाएगा जैसा कि बाकी राज्यों में होता है। तो ऐसा भी यहां किया जाएगा, लेकिन स्पष्ट नहीं किया है। जब एग्जाम होगा या नोटिफिकेशन आएंगे तो पता चलेगा। यहां पे कुछ नोट्स में दिया गया है। अब नोट्स को समझते हैं। ये नोट्स है, नोट्स नंबर 1। नोट्स 1 में मैं बता चुका हूं कि जो पत्र 1 जो भाषा और सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी उसमें 30% नंबर लाना अनिवार्य है और जिसका 30% से नंबर ज्यादा होगा उसका नेक्स्ट जो परीक्षाएं हुई है पत्र 2 और पत्र 3, मतलब प्रश्न पत्र दूसरा और प्रश्न पत्र तीसरा का जांच किया जाएगा, अदरवाइज उसे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा है कि पत्र 2 मतलब एग्जाम जो दूसरा एग्जाम होगा उसमें जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसका जांच किया जाएगा और प्रश्न पत्र 3 में तकनीकी योग्यता की परीक्षा ली जाएगी। और जो मेधा सूची बनेगा, मतलब जो मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया गया, देख लीजिए।
यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। और जो मेधा सूची बनेगा मतलब जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो जो आपका एग्जाम 1, 2 और 3 हुआ था तीनों को मिलाकर बनेगा। मतलब आपका प्रश्न पत्र एग्जाम नंबर 1 प्लस एग्जाम 2 और प्लस एग्जाम 3 को मिलाकर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें एक्सपीरियंस या किसी तरह का एक्स्ट्रा आपको वेटेज नहीं मिलने वाला है। आपका मेरिट लिस्ट एग्जाम 1, एग्जाम 2, एग्जाम 3 के बेस पे निकाला जाएगा। अब आप तीनों क्वालिफाई करते हैं, तीनों में नंबर अच्छा लाते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं हम कि ये एग्जाम यूपीएससी के लेवल से कम नहीं है। 3 प्रश्न पत्र होंगे, 3 एग्जाम देके क्वालिफाई करना है। पूरा झारखंड का जीके जीएस पढ़ लेना है, हिंदी पढ़ लीजिएगा, सब चीज पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ही नौकरी मिलने वाला है टेक्निकल के अलावा। इसके बाद टेक्निकल तो पढ़ना है अलग से, वो बोनस है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग कि इसमें जो पद होंगे उसको क्या कहा जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि व्यवसाय मतलब ट्रेड इंस्ट्रक्टर, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, फैशन डिजाइनिंग, स्विंग कटिंग, ड्रेस मेकिंग, कोपा, ये व्यवसाय के अनुदेशक कहलाते हैं। तो व्यवसाय ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्जाम होता है, आप लोग को पता होगा। ड्राइंग और गणित मतलब WCS इत्यादि जो सब्जेक्ट है उसके जो अनुदेशक बनेंगे उसको प्रशिक्षण अधिकारी बोला जाएगा, मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर कहा जाएगा। इन सब के अगर आप अनुदेशक बनते हैं तो आपको ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाएगा। इसके अलावा मुख्य अनुदेशक को यहाँ पर मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी बोला जाएगा, चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर कहा जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं यहाँ पे सैलरी कितना मिलेगा, आपका एज क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इत्यादि के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आप समझेंगे प्रशिक्षण अधिकारी, जिसको इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, अनुदेशक बोला जाता है। उसका जो सैलरी है 9300 से लेकर 34,800 है और ग्रेड पे 4200 है। कुल मिलाकर ये 50,000 के समथिंग ये सैलरी आपकी हो जाती है। तो 50,000 पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आपको नौकरी मिल जाती है। तो यहाँ पे सारे जो पद होंगे 100% सीधी नियुक्ति होगी, मतलब लिखित परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया है। और इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी के बारे में। इसका वेतनमान 9300 से लेकर 34,800 है और ग्रेड पे 4200 है। इसमें लिखित परीक्षा या सीधी नियुक्ति नहीं होगी, ये 0 है। इसमें केवल प्रमोशन से आप बन सकते हैं, प्रमोट करके आपको ये मुख्य ट्रेनिंग ऑफिसर आपको बना दिया जाएगा। और यहाँ पे प्रमोशन के लिए 5 साल का अनुभव अनिवार्य है। इसके अलावा सहायक अधीक्षक, इसका वेतनमान सेम वही है जो ऊपर वाला का है, ग्रेड पे 4200 है। इसमें सीधी नियुक्ति होगी 50% और आपका प्रमोशन से 50% पदों को भरा जाएगा। इसके लिए बीटेक का डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसमें इसके योग्य माने जाएंगे। और इसके लिए भी आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए उस डिपार्टमेंट का। इसके बाद मोटर चालक अनुदेशक का 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे है, ग्रेड पे 1900 है। और यहाँ पे लिखित परीक्षा का आधार पर होगा। तो जो MMV से हैं, जो ऑटोमोबाइल्स है, उन लोगों को मैं बता दूंगा कि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बना के रखिएगा। हैवी व्हीकल्स का HMV होना चाहिए, हैवी व्हीकल्स का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप मोटर चालक अनुदेशक बन सकते हैं। आप बना के रखिएगा। तो इस तरह से झारखंड अनुदेशक नियमावली है और बन चुका है। बहाली बहुत जल्द आएगी, आप लोग तैयारी में लग जाइए। इस साल CITS वालों के लिए काफी अच्छा साल गुजरेगा और कहीं ना कहीं आपकी नौकरी मिल जाएगी, मुझे लगता है इस तरह से। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई जारी रखें और किसी तरह का कोई मदद चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑफिस में मिल सकते हैं या मेरे यहाँ स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक फेसबुक ग्रुप है, आप लोगों को पता होगा। इस फेसबुक ग्रुप में 1,90,000 लोग हो गए हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारा जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं। आपको किसी तरह का कोई परेशानी हो आप यहाँ पर पोस्ट करेंगे, मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको मदद करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।